नाकामी आपका पीछा करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको हिट भी करेगी, उससे डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल एंड ट्राई अगेन, किंग लेयर, ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो कामयाबी आपके साथ है। माई नेम इज़ फैजुल्ला कोरेजो एंड आई बिलोंग टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। I appeared in CSS exam in 2001 and I qualified as officer for PSP group and joined police service. मेरा बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ और NAD यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद सिविल सर्विस ज्वाइन की। सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले कुछ अर्सा प्रोविंशियल सिविल सर्विस में रहा और उसके साथ साथ मैं सिंध के दही इलाके बदीन से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा ब्रॉटअप जो है वो ज़्यादातर कराची में हुआ। मैं एक बड़ा मशहूर हिस्टोरिकल स्कूल है नारायण जगन्नाथ वेरिया स्कूल हाई स्कूल जो MA जिन्ना रोड पे NJV स्कूल के नाम से मशहूर है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की कंप्लीट की। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया और उसके बाद फिर मैंने DJ साइंस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में मैंने इंजीनियरिंग की और ऑन मेरिट ऑफ दी माय रिज़ल्ट्स मैंने फिर NAD यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग की। छोटी उम्र से फैमिली की तरफ से भी था और अपना भी शौक़ था कि सिविल सर्विस को ज्वाइन किया जाए। तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उसी वक्त मेरा ज़्यादा फोकस जो था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ था, जिसमें फोर्सेस के एग्ज़ाम्स थे, प्रोविंशियल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स थे और फेडरल सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स थे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास किए और एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। और जो मेन चीज़ है कि जब आप सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वो तो एक धारे की तरह है जिसमें आप चलते चले जाते हैं। आज मुझे अपनी सर्विस में 17 साल हो गए और 17 साल से मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में होते हुए, जिसमें बलूचिस्तान पुलिस में मैं काफ़ी अर्सा रहा, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे पोस्टेड रहा एज ASP। फिर मैं प्रमोशन पे सिंध में आया और सिंध में तकरीबन 9-10 साल मैंने सिंध पुलिस के साथ सर्व किया और वेरी रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स से मैं FIA में एज एडिशनल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। FIA एक मुख्तलिफ़ इदारा है जो फेडरल एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम्स पे काम करती है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे चांस मिला इस एजेंसी में काम करने का और उसमें मैं इकनॉमिक क्राइम विंग में रहा, जिसके अंदर बैंकिंग के केसेस जिसको हम फाइनेंशियल क्राइम्स कहते हैं उसमें मैंने काम किया। सेकंड मुझे अपॉर्चुनिटी एज एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन का मिला और मैं कराची एयरपोर्ट पे कुछ अर्सा तैनात रहा और लास्ट 1.5 साल से कमोबेश 1.5 साल से मैं एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम पे काम कर रहा हूँ, जो एक बड़ी डिफरेंट दुनिया है जो साइबर स्पेस पे होने वाले क्राइम्स के को डिटेक्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं। 2-4 चीज़ें जो मेरी लाइफ पे इम्पॉर्टेंट हैं, वो मेरा बैकग्राउंड उसी तरह है जिस तरह एक किसी नौजवान का रहता है अपने टाइम के अंदर। शायद कुछ लोग इसको सक्सेस स्टोरी कहेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने तीनों पाकिस्तान के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, जिसमें ISSB पायलट्स के लिए, फाइटर पायलट्स के लिए, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और फिर अल्टीमेटली CSS 2001 का मैंने पास किया। तो एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में वो ये है कि मेरी फैमिली में या मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कहीं कभी हमने ये नहीं सोचा कि कोई सिफारिश भी कोई चीज़ है और किसी को कहना पड़ता है या किसी को किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमने सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड में यही सीखा कि आप पढ़ें, आप मेहनत करें। वो किंग लेयर का बड़ा मशहूर एक लेसन हुआ करता था कि जी एक वो स्पाइडर है, ऊपर चढ़ता है और फिर गिरता था और फिर चढ़ता है और फिर गिरता है। तो किंग लेयर ने ये सीखा
कि अगर आप जितने ज़्यादा गिरेंगे, वो गिरना जो है शाह सवार का वो कामयाबी की तरफ है। आप एक एग्ज़ाम में गिरेंगे तो अगले में बड़े एग्ज़ाम में आप चढ़ेंगे। तो मैं आज भी बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ अपने नौजवानों के लिए कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश नहीं करवाई और ना सिफारिश की कभी ज़रूरत पड़ी। तो मेरा लेसन जो है अपने तमाम दोस्तों को ये है कि ये जो नाकामी है किसी भी स्टेज पे, वो आगे आपकी कामयाबी है। अपना फोकस जो है वो अच्छी चीज़ों पे रखें, मेहनत पे रखें, कंपटीशन पे रखें। अपनी लाइफ में बेकार चीज़ों को, डिस्ट्रैक्टर्स को, टाइम वेस्ट करने वालों को कम टाइम दें। अच्छे लोगों के साथ कंपनी रखें, क्योंकि अच्छी कंपनी आपको अच्छी जगह पे ले जाएगी, आपको अच्छा मोराल, अच्छा डायमेंशन, अच्छा विज़न देगी। तो कंपनी हमेशा अच्छी रखें। बाकी कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं है। आप जो आप सोचेंगे, जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत, कंसिस्टेंसी और एफ़र्ट की ज़रूरत है। जब आप एफ़र्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपका टर्न आएगा और आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। CSS कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस वक्त काफ़ी टाइम गुजर चुका है। जब हमने दिया था तो 18-19 साल पहले की बात है। अब CSS एग्ज़ाम भी काफ़ी डेवलप हो गया है और अपने आप को कमीशन ने एग्ज़ाम्स को चेंज किया। लेकिन असल चीज़ जो है, जो बज़वर्ड है, जो मेन पॉइंट है, इसका क्रक्स है, वो है क्रिएटिव राइटिंग। क्योंकि ये इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो रिटन के ऊपर है। और रिटन पेपर देने के लिए आपको जो भी सवाल पूछा जाता है वो आपको लिखना होता है, और 3 घंटे के पीरियड के अंदर आपको 5 सवालात करने होते हैं। जनरली आप देखेंगे कहीं 5 सवाल, 4 सवाल। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो बड़ी एक वास्ट और डाइवर्स फील्ड से पूछे जाते हैं, और जो सब्जेक्ट हैं वो जनरली आपकी जो जनरल एजुकेशन है उससे मैच नहीं करते। आपको बहुत से सब्जेक्ट बाहर से लेने पड़ते हैं जो आपके डिग्री के साथ मैच नहीं होते। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं होती बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की, और अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें तो नॉलेज को रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती, और फिर उसको क्रिएटिव राइटिंग में अपनी लैंग्वेज में लिखने की कैपेसिटी नहीं होती। जो हमारे दोस्त मिडिल क्लास के हैं, या जो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हैं, वहाँ पे पुराने ज़मानों में क्रिएटिव राइटिंग पे बड़ी मेहनत की जाती थी। अंग्रेज़ी को बनाने पे, ग्रामर पे, कैपिटलाइजेशन, वर्ब्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। फिर एक वक्त आया कि इस पर हमने फोकस छोड़ दिया। तो जब आपकी लिखने की कैपेसिटी नहीं है अच्छी, तो आप डेफिनेटली वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और ये कंपटीशन क्योंकि नेशनल लेवल की है, तो आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, उसको जब इन्विजिलेटर चेक करता है, जो असेसर चेक करता है, उसको उसी नेशनल लेवल पे देखता है। तो एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ना, उसको डाइजेस्ट करना, समझना, दिमाग में उसको रिटेन करना और उसको प्रॉपरली क्रिएटिवली लिखना, ये सारी चीज़ों की कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली जो ऑलरेडी एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप 3 सवाल पढ़ते हैं, वो तीनों सवाल पेपर में आ जाते हैं। आप 3 क्वेश्चन का आप रटा तो लगा सकते हैं, लेकिन 40 सवालों का नहीं लगा सकते। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस कम होता है, तो जब आपको खुद पढ़ के लिखना पड़े तो आप उधर आपका एक डिसकनेक्ट क्रिएट होता है, जिसमें आपकी मार्क्स ख़राब होती हैं। नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है CSS का, रियल टाइम इंफॉर्मेशन का कनेक्शन है। अगर आपको पाकिस्तान स्टडीज़ आप पढ़ते हैं, 14 नुकात पढ़ें, इलाहाबाद का जलसा पढ़ें, 1940 का रेजोल्यूशन पढ़ें, उसको रियल टाइम में पूछेंगे कि बताएं जी अभी जो लाहौर में जलसा हुआ तो उसका 1940 के साथ क्या कनेक्शन है, और जो अभी टर्की, ईरान और पाकिस्तान रेल की लाइन खोल रहे हैं, बताएं 100 साल पहले जो पॉलिसी हुई थी, फॉरेन पॉलिसी इंग्लैंड ने, इंग्लिश ने बनाई, UK, उनके साथ क्या रेजेबलेंस है। जब मुझे याद है कि 99 में जब गवादर पोर्ट खुला था, या उसका आइडिया जनरेट हुआ था 1999 में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट थी, तो वो पहला सवाल जो है वो CSS के करंट अफेयर के पेपर में आया था। तो इसीलिए आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। अब इसी तरह अगर आप इस्लामियात पढ़ें, तो इस्लामियात में टर्की, पाकिस्तान, ईरान का
जो एक फ़ॉरेन पॉलिसी का एक टिल्ट नज़र आ रहा है उसको वो बताएंगे कि जी ये खिलाफत की जो है वो एक रविश है और लीडरशिप रोल पाकिस्तान और ईरान और टर्की जो है वो अज्यूम करना चाह रहा है, बताएं जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब आप CSS की तैयारी करते हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपको 3 चीज़ों पे देखना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड, उसका प्रेजेंट और उसका फोरकास्टिंग फ्यूचर। तो जब सवाल पूछने वाला है वो बड़ा क्रिटिकली आपसे पूछता है और 30 मिनट्स में आपको वो सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें, ये जो क्वालिटी है इसको बिल्टअप करने में या उसको पॉलिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। ख़ासकर हमारे दोस्त जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हैं या जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ कोई बंदा मोटिवेटेड है, कमिटेड है, करना चाहता है, डिटर्मिनेशन है तो 6 महीने में भी कर सकता है। जो हमारे दोस्त ये कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाते 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो ये, हालांकि मैं कराची का पढ़ा था, यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा था, DG कॉलेज का पढ़ा था, इंजीनियरिंग में मैंने अपनी बैच में टॉप किया हुआ था, लेकिन बावजूद ये जब उसमें आए तो अंदाज़ा हुआ कि ये जो कैपेसिटी है वो कम थी, उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तो ये आपको देखना पड़ता है। अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल CSS का एग्ज़ाम आज भी उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले था, पाकिस्तान बनने के बाद था, जिस तरह 17 साल पहले था। आज भी लोग कंपटीशन करने वाले, मेहनत करने वाले इस पे अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, आपको एक लाइन मिल जाती है। आपकी जो बैकग्राउंड होता है ना, दिमाग में जो माइंडसेट होता है वो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से होता है, पेरेंट्स की तरफ से होता है और समटाइम्स आपके एक्सपोजर की तरफ से होता है। मैं अपनी स्कूलिंग के दौर में स्काउटिंग में बड़ा एक्टिव रहा, वहाँ मुझे एक्सपोजर बड़ा मिला, विज़िट्स, मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट करना, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। तो एक ये फिर जो नेशनल प्रोग्राम्स होते थे 14 अगस्त, 23 मार्च, उसमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना, तो वहाँ से एक मोटिवेशन स्टार्ट होना शुरू होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की बैकग्राउंड किस तरह की है, क्या वो बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है। तो मैं क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ तो उसमें फिर सरकारी नौकरी का फोकस ज़्यादा होता है। फिर पेरेंट्स की तरफ से इंकरेजमेंट भी थी। तो मैंने जब अपना इंजीनियरिंग की तो मेरे जहन में ये था कि सिविल सर्विस की तरफ जाना है, बल्कि इंजीनियरिंग करने से पहले ही मेरे जहन में था कि इस तरफ जाना है। फिर वो रास्ता होता है कि पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर अल्टीमेटली CSS में आ गए। मैं आपको 2 चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। एक तो ये है कि CSS करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने आपके जान पहचान, उनके आप इंटरव्यू ले लें। वो 10 एग्ज़ाम पास किए होंगे, 10 में फेल भी हुए होंगे। डेफिनेटली जब बंदा किसी बगैर तैयारी बैठता है, कभी छोटे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो बड़े में पास हो गया, बड़े में फ़ेल हो गया तो छोटे में पास हो गया। मैं अपने अगर उस कुलीग्स को याद करता हूँ जो CSS में मेरे साथ थे, तकरीबन 6-7 हम दोस्त थे जो बैठ के साथ पढ़ते थे, तो उनमें से एक मैं वाहिद था जो CSS पास कर गया। लेकिन जो बाकी 5-6 हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कम नहीं है। कोई किसी डिपार्टमेंट में चला गया, कोई प्रोफेसर है, कोई एक्साइज में है, कोई किधर है, कोई किधर है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो रह गया हो, नहीं, कोई नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो बेसिकली आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, अपनी आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ CSS नहीं, हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी। ये आपकी कैपेसिटी को बिल्ड करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। और बाकी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं 100% वसूख के साथ कह रहा हूँ कि कोई सिफारिश नहीं, ना मैंने कभी सोचा था कि कोई सिफारिश करनी पड़ेगी। और मेरे फादर की सबसे बड़ी बात जो मुझे बड़ी खुशी है आज ये बताते हुए कि वो ये ज़रूर पूछते थे कि पैसे कहाँ खर्च किए हैं, लेकिन जब हम कहते थे किताब चाहिए तो कभी नहीं पूछते थे कि कितनी किताबें ली हैं। तो आपका फोकस जो है, बच्चे को फोकस रखें तालीम की तरफ, उसको स्पोर्ट्स की तरफ, उसको क्रिएटिव चीज़ पे लगाएं। यंग माइंड के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। यू हैव नो एक्सक्यूज़। आप टारगेट करें, अटेम्प्ट करें, स्ट्रगल करें, एक जगह अटेम्प्ट करें नहीं होता, दूसरा तीसरा, आई कैन अश्योर यू अल्लाह की ज़ात बड़ी है, आपको कामयाबी मिलनी। और मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई बंदा नहीं रहता। तो यू हैव नो एक्सक्यूज़, सिर्फ मेहनत करनी है। बाकी अगर आप दाएं बाएं के रास्ते पकड़ेंगे तो उसमें चांस 50-50 होता है। कभी इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे, कोई तो धोखेबाजी में आगे निकल भी जाता है, लेकिन आप 99% आप लोग देखेंगे नुकसान होता है। तो पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएं, पॉजिटिव
एनर्जी को करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाएं, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ लेके चलें, दुनिया को भी देखें, आखिरत को भी देखें, अपनी फैमिली को भी देखें। पॉजिटिव रवैश में चलेंगे तो आखिर तक आप पॉजिटिव रहेंगे। CSS लक भी है, डिटर्मिनेशन भी है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि CSS में 12 सर्विस ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स हैं। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं पुलिस ऑफिसर बनने के लिए और वो इनकम टैक्स में फॉल कर जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और वो फॉल कर जाते हैं इंफॉर्मेशन ग्रुप में। तो यहाँ लक का फेवर आ गया, क्योंकि अगर 40 सीटें हैं तो 40 में से 3 DMG की होंगी, 2 पुलिस की होंगी, 3 कस्टम्स की होंगी, तो ये यहाँ पे लक आ गया। लेकिन CSS का एग्ज़ाम पास करना जो है वो डिटर्मिनेशन और एफर्ट का काम है। यानी कि आपने एफर्ट पूरी करनी है, आपने जो मैंने जिस तरह पहले बताया कि लवाजमात को पूरे करें, अपनी एफर्ट के बेस को वाइड करें, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें और डिटर्मिनेशन के साथ। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर 12 पेपर हों और रोज़ 2-2 पेपर हो रहे हों और आपको रिव्यू करने का टाइम मिले ना आपको रेस्ट करने का टाइम मिले। तो ये नर्व्स की गेम भी है। तो आपने बेसिकली आपने अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है। अगर आपने स्टेमिना बिल्ड कर लिया और आपने कैपेसिटी बिल्ड करनी तो डेफिनेटली आप CSS कर जाएंगे। CSS में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है। हमने अपने दोस्तों को देखा है जो सब्जेक्ट चेंज करते रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा, फिर मज़ा नहीं आया तीसरा पढ़ा, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं। तो आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत से हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी ये रख लें तो आसान है, तो ये रख लें तो आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो इसमें क्वेश्चन बनाने वाला जो अथॉरिटी है वो क्वेश्चन ऐसे बनाती है कि उसमें सिर्फ किताब से पढ़ने से गुजारा नहीं होगा। आपको न्यूज़पेपर भी पढ़नी पड़ेगी, आपको नेट पे सर्फिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अपने आइडियाज़ भी बनाने पड़ेंगे और आपको अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें करें। और अपनी दिमाग की जो मैंने कहा ना क्रिएटिव राइटिंग की स्किल को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट वो रखें जो आपको पसंद हो। भले जो भी आपको फॉरेस्ट्री अच्छी लगती है, आपको एग्रीकल्चर लगता है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, जो आपको अच्छा लगता है वो। दूसरी बात यह है कि इसको आप रूटीन के तरीके से ना पढ़ें। इसको आपने A to Z पढ़ना है। आर्ट ऑफ रीडिंग जो है ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस पर किताबें लिखी गई हैं कि किताब को पढ़ा कैसे जाता है, किताब को वर्टिकल कैसे पढ़ा जाता है, हॉरिजॉन्टल कैसे पढ़ा जाता है, उसके प्रीफेस को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी इंट्रो को कैसे पढ़ा जाता है, उसके इंडेक्स को कैसे पढ़ा जाता है। आज तक हमारे दोस्त जो हैं पेपर निकालते हैं और पेपर में क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसका वो चैप्टर निकाल के 2 लाइनें पढ़ते हैं और पेपर दे के आते हैं। CSS में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंडेक्स बनता कैसे है, ये किताब कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है और इंडेक्स में कौन कौन चीज़ों पर फोकस किया गया है, इसके ऑपरेटिंग पार्ट्स कौन से हैं, एनालिसिस कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको मुश्किल ना करूँ, आसान ज़बान में समझाऊँ, तो आप किताब को बड़े ध्यान से, दिल से और खुश दिली से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना। वो आपको 4 दफ़ा पढ़ने से आता है, अंडरलाइन करने से आता है, हाईलाइटर करने से आता है, पेन से लाइन मारने से आता है। हर इंसान की अपनी तबीयत। तो आपको किताबों से दिल लगानी पड़ती है। नंबर 1, सब्जेक्ट अच्छा हो। अगर आपको फ़िलासफ़ी अच्छी नहीं लगती ना लें, खाम लेके फिर फंसे ना। हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री ले लें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो सब्जेक्ट आपका दिल का होगा वो आप पढ़ लेंगे। दूसरी बात यह है कि उसका जिस तरह मैंने बताया नंबर 2 कि उसका रियल टाइम ज़रूर देखें। अगर इस्लामियात पढ़ रहे हैं, इस्लामियात की कोई भी नई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड है। जिस तरह आपने देखा पिछले 2 महीने पहले इस्लामाबाद में एक बड़े रैलियाँ होती रहीं प्रॉफिटहुड की ख़त्म नबूवत पे, तो वो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्टेंट सवाल बन गया कि साउथ एशिया में इसकी क्या रोल है, कौन कौन से लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ईरान टर्की की मैंने मिसाल दी कि जी खिलाफत का कॉन्सेप्ट आ गया, उन्होंने कहा जी लीडरशिप ऑफ उम्मा की बात हो गई। तो रियल टाइम चीज़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा। अखबार की रीडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अखबार करंट इश्यूज़ को सामने लेके आता है। तो अखबार को साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी अखबार या उर्दू अखबार, मैं पढ़ता था 2 अखबारें पढ़ता था। एक अंग्रेज़ी में डॉन पढ़ा करता था और उर्दू में जंग। लोग कहते थे ये आप जंग क्यों पढ़ रहे हैं, आप उर्दू में तो पेपर नहीं देने। लेकिन वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन बड़ी डाइवर्स आती थी। अगर अंग्रेज़ी अखबार में इन्फॉर्मेशन कम है, इसी तरह फिर आपको करंट अफेयर्स के कुछ रिसाले भी पढ़ने पड़ेंगे। आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे और आज के दौर में ये है कि अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, आपको लैपटॉप्स हैं,
तो आप सर्फिंग कर सकते हैं। अब आपको अखबार ढूंढे, हम लोग तो लाइब्रेरी के पीरियोडिकल सेक्शन में अखबारें निकालते थे पुराने, और उसमें इस्लामिक जो पेजेस वो निकाला करते थे, और करंट अफेयर पेजेस। अब तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आप सिर्फ गूगल करें, आपको 10 चीज़ें निकल आती हैं, उर्दू पॉइंट्स की बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी इंग्लिश की कैपेसिटी को, इंग्लिश की वोकैबुलरी को, इंग्लिश की ग्रामर को, वो भी ठीक करते रहें। कोई अच्छा आपका दोस्त, भाई, फादर, उस्ताद, उससे अंग्रेज़ी अपनी ठीक कराते रहें। और आखिरी चीज़ ये है कि रियल टाइम प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपने उधर आपके जो टोटल 3 घंटे हैं, 180 मिनट जो हैं, उसके अंदर आपने 5 सवाल या 4 सवाल, हर पेपर का अपना पैटर्न है, तो आपने देखना है कि मुझे कितने मिनट्स होंगे, उस मिनट्स में मैं कितने लिख सकूँगा। आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हुई हों, आपने कितनी भी मेहनत की हुई हो, जो आपका असेसमेंट होनी है वो 2 पेजेस के ऊपर होनी है, जो आप वहाँ लिखेंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कितना अच्छा पढ़ाओ, लेकिन अगर आप कॉपी में आपने सही नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इस प्रोसेस को समझें, इफ़र्ट करें, और जितना मैक्सिमम टाइम लगाएं, दिल के साथ लगाएं, तो आप इंशाल्लाह कामयाबी होगी। वाइवा भी एक डिफरेंट गेम है, क्योंकि मैं जिस आपको बताया कि मैंने पीसीएस का भी वाइवा दिया, और वाइवा या जिसको इंटरव्यू कहते हैं, ये एक बड़ी डिफरेंट फील है। क्योंकि वहाँ जब आप सीएसएस पे जाते हैं तो वहाँ तकरीबन 6-7 ऑफिसर्स होते हैं जो ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। नेचुरली जब आप उनको इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस तो पब्लिक सर्विस का होता नहीं है, और एक आदमी अपनी पूरी लाइफ जो है वो पब्लिक सर्विस से गुजार के सब चीज़ों को समझने के बाद वो आता है। तो आप इंटरव्यू देते हैं तो हो सकता है कि आपके नॉलेज में या आपके इल्म में वो वज़न ना हो कि उनको कन्विंस कर सकें या उसको आप इम्प्रेस कर सकें बोर्ड को, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का अंदाज़, चीज़ों को हैंडल करने का अंदाज़, और इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे बात करने की का रवैया जो है वो ज़रूर मैच होता है। उससे आपकी पर्सनैलिटी का, इनर पर्सनैलिटी का पता चलता है। और बाज़ों का सरेंडर करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपसे सवाल पूछा जाए और आप उसका जवाब ना दे सकें, तो आप बड़ा ऑनरेबली और बड़े ह्यूमिलिटी के साथ बताते हैं कि जी मुझे इसका जवाब नहीं आता, तो बड़ा पॉजिटिवली इंटरव्यूज़ को। इंटरव्यू के अंदर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो हमारे रूरल बैकग्राउंड या देहाती इलाके के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको ये अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम, फियर जो होता है वो अंग्रेज़ी से होता है। अच्छा, अंग्रेज़ी के फियर को, ये एक बिल्कुल सही फियर है, क्योंकि आपने कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं की होती, सामने वाला अंग्रेज़ी बात करे तो आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आज के दौर में बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ गया, ट्यूटोरियल्स आ गए, अंग्रेज़ी के कोर्सेज़ आ गए ऑनलाइन, आप उस पर टाइम लगाएं। हम मसलन फॉर एग्जांपल, मैं कराची के अच्छे स्कूल एंड कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन अंग्रेज़ी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने एक इंग्लिश का एक छुट्टियों में जब हम इंटर करते थे तो यूनिवर्सिटी के दरमियान 1 साल का गैप होता था कि आप इंटर करके निकलते थे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन 1 साल बाद होता था, पूरा साल बीच में होता था। उसमें मैंने पूरा एक डिप्लोमा किया, इंग्लिश का डिप्लोमा किया, और रेगुलरली घर बैठे होते थे, शाम को चले जाते थे, 2 घंटे वहाँ जाकर अंग्रेज़ी बोलते थे, एंड इट गेव मी इमेंस कॉन्फिडेंस कि उसके बाद फिर कभी अंग्रेज़ी को बोलने की खौफ नहीं महसूस हुआ। उसके बाद सिविल सर्विस में, मीडिया में, हर जगह उसी अंग्रेज़ी से चल रहे हैं। तो आपको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए रिलेवेंट इदारों के पास रिलेवेंट सब्जेक्ट, रिलेवेंट किताब को रेफ़र करना पड़ता है। अगर आप ये समझें कि ये मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है और आप खुद ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो उस वक्त तो आपको नहीं। अगर आपको तैरना आएगा, पानी में डालेंगे तो तैरेंगे, अगर तैरना नहीं आएगा तो आप डूब जाएंगे। तो जो चीज़ें आपकी वीकनेसेस हैं उसको लिखें, अपनी स्ट्रेंथ भी लिखें और अपनी वीकनेसेस लिखें, जो है उस पर आप फोकस करें। हम अगर इसको कंक्लूड करें, सम अप करें, तो लाइफ के अंदर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे या आप नाकामी की तरफ जाएंगे। 2 ही इशूज़ हैं। ये बड़ा एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि आप अपने आप को कामयाब इंसान के तौर पे रखना चाहते हैं या नाकाम इंसान के तौर पर रखना चाहते हैं। देखिए, नाकामी तो अल्टीमेटली आगे पीछे आपके पास वो पीछा करेगी, कहीं ना कहीं आपको हिट भी करेगी, लेकिन वंस यू आर सक्सेसफुल यू आर गॉड फादर। आप कहते हैं ना कि जी कामयाबी के तो सारे वारिस हैं और नाकामी को कोई नहीं पूछता। तो आपने, और ये एक लाइफ के अंदर एक फेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंटर में पढ़ रहे होंगे तो इंजीनियरिंग में दाखिला चाहिए, तो आपको मेहनत करनी है 2 साल। फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो फाइनल में मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। फिर आपने कोई आईसीएस भी पास करना है तो आपको 4-5 महीने लगाने।
तो मेहनत के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है, एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है या सिर्फ दूसरी तरफ लेके जाना है अपनी लाइफ को। तो इसीलिए अगर आपने सक्सेसफुल रहना है तो आपने एफर्ट करनी है। जब आप एक दफ़ा इस रिदम को समझ जाएंगे कि इस कामयाबी क्या है और कामयाब लाइफ क्या है, तो फिर आपको कहीं पे भी नाकामी नहीं होगी, ये भी मैं बता दूं। आप एजुकेशन में भी कामयाब होंगे, फैमिली लाइफ में भी कामयाब होंगे, सोशल वर्क में भी कामयाब होंगे, प्रमोशन में भी कामयाब होंगे। लेकिन उसकी चाबी जो है वो कौन सी आपने बनानी है, वो आपने डिसाइड करना है। और अगर मैं इसको एक और डायमेंशन में डिस्कस करें, मैंने उन कैंडिडेट्स को भी फेल होते देखा है जो एक बहुत बड़ी गाड़ी में आते थे, जिनको घर से लाइब्रेरी में खाना गरम उनके लिए मुलाजिम लेके आता था, उनको भी हमने फेल होते देखा है। और उन लोगों को पास होते देखा है जिनके कपड़े इस्त्री नहीं होते थे, उनको भी पास होते देखा है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जब हम इंटरव्यू में गए तो बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ इंटरव्यू में थे जो हमें पता होता था कि इसका जो भाई है वो कमिश्नर है और इसका वालिद जो था वो डिप्टी कमिश्नर था और इतनी बड़ी फैमिली के साथ है, और ड्राइवर और गनमैन के साथ इंटरव्यू देने आए थे। लेकिन और बहुत से ऐसे लोग थे जो एक बस में या मोटरसाइकिल पे आए थे, लेकिन जब आपका बैलेट निकलता है तो उसी को कामयाबी मिलती है जिसने मेहनत की। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है, आपका कोई सिफारिशी नहीं है, बिल्कुल मेरिट पे काम चलता है। सिर्फ एफर्ट करनी है, नाकामी आपका पीछा करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको हिट भी करेगी, उससे डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल एंड ट्राई अगेन, किंग लेयर, ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो कामयाबी आपके साथ है।